4 हिंदू नंद की एक मुस्लिम भाभी। कार्तिक अपनी 4 बहनों कुमकुम, ज्योति, रचना और जिया के साथ रहता था। कार्तिक ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता मारे गए। ऐसे में कार्तिक ने भरपूर मेहनत करके बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। उसने अपनी चारों छोटी बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया। कुमकुम कॉफी का कप लिए हुए कार्तिक के कमरे में आकर मुस्कुराहट के साथ उसे कॉफी देती है। गुड मॉर्निंग भैया, ये लीजिए आपकी कॉफी, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है, कम शक्कर के साथ। इस पर कार्तिक अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी प्यारी गुड़िया, भैया की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना तुझे खूब आता है। भैया आपने भी तो हम चारों बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या हम नहीं जानते कि आपको पढ़ने में कितनी दिलचस्पी थी, मगर हमारे कारण आपने आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर अपने बचपन को झोंक दिया, सिर्फ हम बहनों का भविष्य संवारने के लिए। अपनी बहन की बात पर उस भाई की आंखें भर जाती हैं। अरे बस भी करो मेरी प्यारी बहनों, मुझे काम पर निकलना होगा। अपनी बहनों से ऐसा बोलते हुए कार्तिक की बातों में एक बड़ी हिचकिचाहट छाई हुई थी। जैसे ही कार्तिक घर से निकलता है, उसके फोन पर मीरब नाम से एक कॉल आता है। मैं पहुंचने वाला हूँ मीरब। थोड़ी देर में कार्तिक एक कैफे में पहुंचता है, जिसे देखकर मीरब उसके गले लग जाती है। या अल्लाह, कार्तिक आप कहाँ रह गए थे? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। हाँ, वो मैं अपनी बहनों के बीच में बैठा हुआ था। कहो, यूं अचानक क्यों बुलाया? कार्तिक, हमारे अम्मी अब्बू जान हमारा निकाह करने वाले हैं, मगर हम सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। मीरब, तुम मेरी मुश्किल को जानती तो हो। मैं हिंदू हूँ और एक तुम मुस्लिम। मेरी बहनों के लिए शादी इंटरकास्ट ही कहलाएगी। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगी। कार्तिक, हमें हमारे अल्लाह पर यकीन है, वो हमें यकीनन अपना लेंगी। हमें थोड़ा तो इत्मीनान रखना ही होगा। कार्तिक मीरब को शादी करके घर ले आता है। भैया, ये आप अपने साथ किसे ले आए हैं? ये लड़की तो मुस्लिम लगती है। ज्योति, आज से ये तुम्हारी भाभी है मीरब। ये सुनकर चारों घमंडी ननद अपनी मुस्लिम भाभी को गुस्से से घूरती हुई भड़क उठती हैं। कार्तिक भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मुस्लिम को हम अपनी भाभी कैसे मान ले? इनका जात पात हमसे कितना अलग है। ज्योति ठीक कह रही है, कितना कुछ सोचा था हमने। अपनी भाभी के साथ होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे और दिवाली में मिलकर दिए जलाएंगे, मगर जब ये हिंदू हैं ही नहीं तो होली दिवाली की अहमियत इसे खाक पता होगी। हाँ, गुस्ताखी माफ करें, मगर यूं तो आप चारों को भी ईद की अहमियत का तकाजा नहीं। देख लो बहनों, हमारे ही घर की चौखट पर चढ़कर हमारी मुस्लिम भाभी हमें कैसे सुनाए जा रही है। इस मुस्लिम भाभी के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। चलो अपने कमरे में चलते हैं। इसके बाद मीरब की चारों ननद अपने हिंदू होने का झूठा ऐड झाड़कर कमरे में चली जाती हैं। माफ करना मीरब, मेरी बहनों ने जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। कार्तिक, आप हमारे शौहर हैं, हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। वैसे भी ननद भाभी के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक लाज़मी है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम अपनी चारों ननद के दिल में जगह बना लेंगे। अगली सुबह मीरब जल्दी उठकर घर की साफ सफाई खत्म करके चाय बनाकर अपनी चारों ननद के कमरे में जाती है। जिया, कुमकुम, रचना, ज्योति, गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, पी लो। मीरब मुस्कुराते हुए अपनी चारों ननद की ओर चाय का कप बढ़ाती है, तभी कुमकुम ट्रे पर जोर से मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। अल्लाह, ये क्या किया आपने? क्यों हमारे मुस्लिम भाभी, क्या सोचा था कि तुम हमारे लिए चाय बनाओगे और हम खुश हो जाएंगी? तुम्हारे मुस्लिम हाथों का तो पानी पीना भी हमारे लिए पाप है, फिर चाय क्या चीज है? चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ। चारों अकड़ू ननद अपनी भाभी पर चढ़ बैठती हैं। अपनी चारों ननद के मन में इतनी नफरत देखकर बेचारी भाभी की आंखें भर आती हैं और वह रोते रोते अपने कमरे में चली आती है। या अल्लाह, मजहब तो बैर करना नहीं सिखाता, फिर तेरे बंदों के लिए लोगों के मन में इतना बैर क्यों भरा हुआ है? मीरब, मैं जा रहा हूँ। ठहरिए कार्तिक, खाना तो खाते जाइए। ऐसे कहकर मीरब मेज पर खाना लगाती है, जिसे देखकर उसकी चारों ननद चिढ़कर कहती हैं, हे भगवान, भला पहली रसोई में मांस मच्छी कौन पकाता है? माफ करें रचना, मगर हमें इल्म नहीं था कि क्या बनाए, क्योंकि आप चारों तो हमसे खफा हैं। शायद अम्मी जान होती तो वह फरमाती कि हमें क्या बनाना है। हमने तुमसे सफाई मांगी क्या? नहीं ना? फिर देख लीजिए कार्तिक भैया, आपकी मुस्लिम बीवी के कारनामे। अगर हिंदू होती तो पता होता कि पहली रसोई में हलवा या कुछ मीठा बनता है, ना कि मीट मछली। चलो बहनों, हम अपने लिए कुछ और बनाते हैं।
ये कहकर चारों ननद मीरब को मुंह ऐंठ कर खाने की मेज से उठ जाती हैं, मगर कार्तिक वहीं बैठकर खाना खाता है। मेरा बहुत अच्छी मछली कड़ी बनाई है तुमने। तुम दिल छोटा मत करो, मेरी नजर में तुम अपनी चारों ननद के लिए एक बहुत अच्छी भाभी हो। शुक्रिया कार्तिक, ये लीजिए आपका टिफिन। उस शाम कार्तिक जब घर आता है तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आंखें खोलिए भैया, आपको क्या हो गया? रचना, डॉक्टर को फोन करो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर कार्तिक की जांच करता है। डॉक्टर साहब, हमारे भैया को क्या हुआ है? देखिए, इनको मछली खाने से एलर्जी हो गई है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें खिलाते रहिएगा। अपने भाई को बीमार हालत में देखकर चारों ननद मीरब पर चढ़ बैठती हैं। खबरदार, जो हमारे भाई के आसपास भटकने की भी कोशिश की तो दूर रहो इनसे। मगर जिया, कार्तिक हमारे शौहर हैं, आप हमें उनके करीब जाने से नहीं रोक सकती। ये सुनकर कुमकुम मीरब की कलाई मोड़कर उसे बाहर कर देती है। निकलो हमारे कमरे से। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चारों ननद मिलकर मीरब पर बहुत अत्याचार करती, हर पल उसके मुस्लिम होने के कारण उसे धिक्कारती रहती। एक दिन चारों बहनें मंदिर में शाम की आरती कर रही होती हैं। उसी वक्त मीरब भी अपने कमरे में शाम की नमाज कर रही होती, जिसे देखकर जिया गुस्से में अपनी भाभी की कुरान उठाकर आग में डालने ही वाली थी। तभी मीरब उससे कुरान छीन लेती है। या अल्लाह जिया, ये क्या हिमाकत है? ये कुरान शरीफ जलाकर आपको क्या हासिल होगा? देखो बहनों, हमारी मुस्लिम भाभी अपनी कुरान शरीफ के लिए कैसे मछली की तरह छटपटा रही है। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ती हो तुम नमाज। हाँ। ऐसा कहकर जिया वहाँ से चली जाती है और बेचारी भाभी फूट फूट कर रोती रह जाती है। तभी एक शाम जब चारों बहनें सोफे पर बैठी हुई ठहाके मार कर हंस रही होती हैं, तभी एक काला सा बिच्छू रेंगते हुए उनके पैरों के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर मीरब उस बिच्छू को अपने हाथों से मार देती है। मगर बिच्छू उसे डंक मार देता है और मीरब वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। या अल्लाह, हे भगवान, मीरब भाभी को बिच्छू ने काट लिया है। हम चारों को बचाने के लिए भाभी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आकर मीरब को बिच्छू का जहर उतारने के लिए इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर साहब, हमारी भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, जहर इनके शरीर में फैल चुका है। दुआ कीजिए कि दवा असर करे। डॉक्टर की बात सुनकर चारों बहनें मीरब के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी आंसू की एक बूंद छलक कर मीरब के चेहरे पर पड़ती है कि वो होश में आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है जो आप चारों महफूज हैं, मगर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये पछतावे के आंसू हैं भाभी, इन्हें बह जाने दो। अपनी चारों ननद को माफ कर दो मीरब भाभी। हमने आपके साथ बहुत बेरुखी दिखाई, मगर आज आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत की। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो आपकी ननद खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ये सुनकर मीरब आंसुओं से भरकर अपनी चारों ननद के गले लग जाती है। बस आप चारों के लिए हमारे मन में कोई रंजिश नहीं। आप चारों ने हमें भाभी कबूल कर लिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। इस भाभी को अपनी ननद पर नाज है। आज से हम सभी आपस में घुल मिलकर रहेंगी। भाभी, इस घर आंगन में ईद भी होगी और होली दिवाली भी। इस तरह नेक दिल मीरब अपनी चारों ननद के मन में जगह बना लेती है। वहीं चारों ननद के मन से भी अपनी मुस्लिम भाभी के लिए बसी नफरत मिट जाती है और वह हर दिन खुशी के साथ मिलकर रहती है। बेटा, और कितना समय बर्बाद करेगा? तू भी जल्दी से शादी करके अपना घर बसा ले, फिर तो मैं गंगा जी नहा कर आ जाऊंगी। अरे माँ, आप भी ना जब देखो मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। अभी अभी मैं गांव से विदेश आया हूँ, यहाँ थोड़ा काम तो कर लूँ, अच्छे से पैसे कमा लूँ, उसके बाद किसी लड़के से शादी करूंगा। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर तेरे लिए लड़की ढूंढती रहूंगी। तू वहाँ पर दिल लगाकर काम कर। ऐसा कहकर अनुराधा फोन रख देती है, जिसके बाद वह अपने बेटे पुनीत की कुंडली निकालती है और गांव के पंडित को देने चली जाती है। अरे देखो पंडित जी, हमारे बिटुआ के लिए बढ़िया सी लड़की देखना। लड़की ऐसी हो बिल्कुल भोली और संस्कारी। अरे संस्कार तो उसके अंदर कूट कूट कर भरे होने चाहिए। बहन जी, चिंता क्यों करती हो? आप परेशान मत होइए। मैं आपके बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ दूंगा कि पूरे गांव में उसकी जितनी शरीफ और संस्कारी लड़की कोई होगी ही नहीं। इधर अनुराधा अपने बेटे पुनीत के लिए लड़का ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुनीत को अपने ऑफिस में एक अंग्रेजन से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसे बहुत जल्द शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी अंग्रेजन बहू को अपनी मात्र हिंदी भाषा भी सिखाता है। कम समय में लीना अच्छी हिंदी बोलने लगती है। मेरे पति देव, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है।
ओ माई स्वीट डार्लिंग वाइफ, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। पागल हो क्या? हिंदी में बात करो। तुम जानते हो ना मुझे अभी हिंदी सीख नहीं है। नहीं तो हिंदी सीख चुकी हो, और कितनी हिंदी सीखनी है? बस करो, इतनी ही काफी है। अलीना बहुत भोली होती है और पुनीत को उसका भोलापन ही बहुत प्यारा लगता है। एक दिन अनुराधा पुनीत के पास कॉल करती है और उससे कहती है, बेटा मैंने तुझे बहुत सारी लड़कियों की फोटो भेजी है व्हाट्सएप पर। देख उनमें से कोई भी एक लड़की पसंद कर लेना जो तुझे सबसे अच्छी और सुंदर लगे। अब वैसे तो सभी संस्कारी हैं, और हाँ एक लाल सूट वाली लड़की होगी, वो तो मुझे बहुत पसंद आई है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद पुनीत के माथे से पसीने छूटने लगते हैं और वह डरते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। ये सुनते ही अनुराधा हैरान रह जाती है। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं यहाँ तेरी शादी के लिए कितनी खुश थी, लेकिन तूने तो मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। अच्छा ये बता लड़की कैसी है? संस्कारी और हिंदुस्तानी तो है ना? माँ वो संस्कारी भी है और बहुत ज्यादा भोली भी है, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है, वो अंग्रेजन है। अंग्रेजन का नाम सुनते ही अनुराधा अचंभित रह जाती है। हे भगवान तूने तो मेरे करम ही फोड़ दिए। अरे बेटा तुझे हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं मिली जो तूने अंग्रेजन से शादी कर ली? अब काम कर, चुपचाप मेरी बहू को घर ले आ, नहीं तो तू जानता है ना तेरी माँ का कहर तुझ पर टूट पड़ेगा। पुनीत अपनी माँ से अलीना को मिलवाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वह जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट करवा लेता है और अलीना को लेकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ ये अलीना है, आपकी बहू। हे भगवान ये बहू ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अगर किसी गांव वाले ने इसे इस तरह देख लिया तो तू जानता है ना क्या होगा, कितनी बातें बनाएंगे लोग हमारे बारे में। अनुराधा तुरंत अपनी अलमारी से कुछ सूट के कपड़े निकाल लेती है, जिसके बाद वह अलीना का हाथ पकड़ती है और अपने गांव के टेलर के पास उसे ले जाती है। अलीना को देखकर टेलर उसे देखता ही रह जाता है। अरे वाह क्या मस्त माल है, हाय हाय हाय, पूरे गांव में ऐसा माल कहीं नहीं होगा। ये तो विलायती लगती है, इसका नाप लेने में तो और भी मजा आएगा। गांव का टेलर अपनी ठरकी आंखों से अलीना को देख ही रहा होता है कि तभी अनुराधा टेलर से कहती है, अरे टेलर जी अगर अपनी नजरें सेक ली हो तो जरा जल्दी से इन कपड़ों पर भी ध्यान दे दो। अरे कपड़े तो देख ही लूंगा, पहले नाप लेना जरूरी है ना। बिना नाप लिए मैं कपड़े कैसे सियूंगा? और एक अच्छे टेलर की पहचान है कि वो अच्छा नाप ले, तभी तो अच्छा कपड़ा सिल पाऊंगा ना। गांव के टेलर के मुंह से ये सब सुनने के बाद अब बेचारी अनुराधा क्या ही कह पाती। टेलर साहब अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरी बहू का नाप ले लो और इसके लिए जितने ढके हुए कपड़े सिल सकते हो सिल दो। अनुराधा के कहते ही वह बदमाश टेलर अलीना का नाप लेने लगता है। नाप लेते उसे पूरा आधा घंटा हो जाता है और वह इसी बहाने अलीना को गलत तरीके से छूता भी है, जिसके चलते अलीना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। क्या मस्त फिगर है इस अंग्रेजन का, ऐसा फिगर तो मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं कैसे इसके बेटे को इस अंग्रेजन ने पसंद कर लिया। काश उसकी जगह मैं होता तो मजा ही आ जाता। सरवन अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अनुराधा कहती है, अरे टेलर साहब अब क्या पूरी रात हमें यहीं खड़ा करके रखोगे? एक काम करती हूँ, सब्जी मंडी से सब्जियाँ ले आती हूँ, तू यहीं बैठकर काट लूंगी और आप तसल्ली पूर्वक नाप लेते रहना। बस कोई नहीं, हो गया ना। अच्छे से नाप लेने के बाद सरवन अपनी इंची टेप रख देता है, लेकिन उसकी नजर अलीना के ऊपर से हटती ही नहीं है। ये सब अनुराधा देख रही होती है, लेकिन वह भी उसे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वह अलीना को घर ले आती है। अगले ही दिन सुबह ही सरवन कुछ सूट सिलकर अनुराधा के घर ले आता है। बहन जी मैंने सोचा तुम्हारी बहू विलायत से आई है, अंग्रेजन है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और होंगे भी तो वह छोटे छोटे होंगे, तो क्यों ना समय से मैं ही देने आ जाऊं कपड़े। ये तो बहुत अच्छा किया टेलर साहब आपने, जो घर पर ही कपड़े देने चले आए। लाओ इन कपड़ों को मुझे दे दो, मैं अपनी बहू को दे दूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन अपनी बहू को बता दीजिएगा कि जरा एक बार कपड़े पहन कर देख ले, ताकि मुझे भी पता चल जाए मेरे सिले हुए कपड़े में कोई कमी तो नहीं है। अनुराधा सरवन की बात मान लेती है, जिसके बाद वह अपनी बहू अलीना को सूट का नाप देखने के लिए उसे कपड़े दे आती है। ले बहू, इन कपड़ों का नाप अच्छे से देख ले, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो बाहर टेलर खड़ा है, उसे बता देना। जी माँ जी, डोंट वरी। अरे बहू क्या कह गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
ओह माँ जी, ये कह रही हूँ कि चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से देख लूंगी। ये सुनने के बाद अनुराधा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अलीना एक के बाद एक कपड़े पहनकर देखती है, लेकिन वह सभी या तो उसे टाइट होते हैं या तो हद से ज्यादा लूज होते हैं। जिसके बाद वह टेलर को अपने पास बुलाती है, जिसके इंतजार में सरवन काफी देर से बाहर खड़ा होता है। आखिरकार बहू रानी ने मुझे बोला ही लिया, अब आएगा असली मजा। अलीना उसे गलत नाप के बारे में बताती है, लेकिन सरवन उसे गलत नाप के चलते गलत नजरिए और गलत जगहों पर छूने लगता है। लेकिन इस बार अलीना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह सरवन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वो करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? अलीना की आवाज सुनते ही पुनीत और अनुराधा वहां आ जाते हैं, जिसके बाद अलीना सब कुछ अपने पति और अपनी सास को बता देती है, जिसे सुनते ही अनुराधा को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और पुनीत को भी बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों मिलकर सरवन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे जान से मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, तेरे जैसा गंदा और नीच इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। हम सभी औरतों की ये मजबूरी है कि पूरे गांव में एक तू ही कपड़ा सिलने वाला है, लेकिन तेरे जैसे टेलर किसी भी गांव में नहीं होने चाहिए। आज तुझे हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। पुनीत और अनुराधा उसे खूब मारते पीटते हैं, जिसके बाद सरवन को अकल आ जाती है और वह सभी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से वह फिर कभी किसी कोई गलत काम नहीं लेता और ना ही किसी को गंदी नजरों से देखता।